जय माता दी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और इसके पहले के लेक्चर जरूर देखे होंगे। देखिए, हम कर रहे हैं 12th क्लास का 4th चैप्टर और इसका चल रहा है पार्ट 3। तो इस पार्ट 3 को समझने के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 देखना जरूरी है। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के पहले वो देखना, तभी आपको समझ में आएगा। अब ज़्यादा बात नहीं करते, बीच में करते रहेंगे और बात। अपन सारणिक चैप्टर का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि अपन ने 4.1 4.2 कंप्लीट हो चुका है, हमें करना है 4.3। 4.3 के लिए आपको उपसारणिक और सहखंड, ये दो चीज समझ में आनी चाहिए। तो क्या होगा वो देखते हैं हम। उपसारणिक, इसको हम माइनर बोल देंगे, इंग्लिश के अंदर इसको माइनर, और ये जो है इसको बोलेंगे हम कोफैक्टर। ठीक है। अब हालांकि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं उससे अपने को कुछ नहीं करना, आपको तो उपसारणिक और सहखंड का मतलब समझ में आना चाहिए। तो देखो क्या होता है उपसारणिक और क्या होता है सहखंड। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा A11, A12, A21, A22, ये मेरा कोई सारणिक है। अगर मैं बात करता हूं इसके उपसारणिक की, तो उपसारणिक क्या होता है, किसी भी अवयव का मान जो बोलेंगे अपन। मान लीजिए मैंने इसके अंदर बोला कि A11 का उपसारणिक है, A11 का उपसारणिक। तो A11 के उपसारणिक को मैं रिप्रेजेंट किससे करूंगा, इसको हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल M11 से। A11 का उपसारणिक M11। और कैसे करना है, तो देखो इसकी पंक्ति को और इसके स्तंभ को छोड़ देना। क्या बोल रहा हूं मैं, वापस सुनना। इसकी A11 का निकालो ना, इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देना, जो बचा वही। तो कौन बचा, A22, सिंपल है। ठीक है ना, ये क्या है इसका उपसारणिक। आगे देखो, अगर मैं A12 का उपसारणिक निकालूं और फिर A21 का उपसारणिक और A22 का उपसारणिक, इन सबके उपसारणिक निकाल के देखता हूं। तो इसका उपसारणिक जो होगा ना, A12 का है, इसलिए इसको मैं M12 लिखूंगा। और M12 क्या होगा, तो 12 ये है ना, इसकी पंक्ति को इसके स्तंभ को छोड़ दो, बचा कौन, A21। क्या आएगा, A21। ठीक है। A21 की बात करता हूं, A21 कौन है, ये इसकी पंक्ति को और स्तंभ को छोड़ देना, A12। तो A21 का आया है A12, और इस तरीके से M22 क्या आएगा, वो आएगा A11। अब सर ये क्या चीज है, चलो ये तो अपने पास में क्या है, 2 कोटि का सारणिक है, इसलिए अगर यही 3 कोटि का सारणिक होगा तो 3 कोटि का सारणिक भी एक बार मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद में एक बार वो एग्जाम्पल कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो अच्छा, उपसारणिक के बाद में पहले एक बार सहखंड भी बता देता हूँ। सहखंड क्या होगा, इसको अपन कोफैक्टर बोल रहे हैं। और सहखंड होगा क्या, देखो जैसे ये ना A11, तो A11 का सहखंड, A11 का सहखंड, याद ध्यान रखना, सहखंड लिखा है, सहखंडज नहीं लिखा है। ठीक है ना, मतलब कि कोफैक्टर। इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, तो इसको A11 से रिप्रेजेंट करूंगा। जो ये लिखा हुआ है ना M11, वही आ जाएगा M11, लेकिन साथ में क्या आएगा, -1 की घात क्या, 1 + 1, 1 + 1। इसका मतलब जो इसका साइन होता है ना, वो साइन के साथ में जो यहाँ पर आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, उपसारणिक। तो इस तरीके से A12, A21 और A22, इन सब के भी सहखंड देख लेते हैं। इसके सहखंड को क्या बोलूंगा, A12, इसके सहखंड को बोलूंगा A21, इसके सहखंड को बोलूंगा A22। अब A12 क्या आएगा, -1 की घात 1 + 2, जो यहाँ पर आ रहा है ना, ये चीज करनी है। और साथ में क्या जाएगा, जो इसका अपन ने निकाला था M12। फिर उसके बाद में M21, तो ये आएगा, देखिए -1 की घात 2 + 1 और M21। इसके लिए क्या आएगा, -1 की घात 2 + 2 M22। ये इसके सहखंड हो गए। अब मुझे पता है कि कुछ को समझ में आया होगा और कुछ को समझ में नहीं आया होगा, तो जब तक अपन इसका क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, तब तक मुझे पता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं आएगा समझ में। तो अपन इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर इसको मैं 3 कोटि के अंदर बताऊंगा, तो वहां पर आपको पूरे तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 था, ये आपको सारणिक दिया है, सारणिक के सभी अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड ज्ञात करने हैं। क्या करना है, सभी उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करने हैं। तो देखो सबसे पहले ये A11 है, A12 है, A21 है, A22 है। मैं सबसे पहले निकालता हूं उपसारणिक। उपसारणिक देखो क्या होता है, उपसारणिक जो होता है उसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देना, बाकी जो बचा वो उसका उपसारणिक। मैं लिखता हूं 1, या फिर इसको भी पूरे तरीके से करें ना, तो मैं 1 की पोजीशन क्या है वो लिख देता हूं। तो 1 की पोजीशन है A11 बराबर क्या है, 1। ठीक है ना, इसका क्या निकाल रहा हूं, का उपसारणिक। इसका जो उपसारणिक होगा
इसको मैं किस से रिप्रेजेंट करूंगा, उसको M11 से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है ना, माइनर, ये देख लो यहाँ पर M11, वो क्या होगा, एक की बात करूँ ना, इसकी पंक्ति को इसके स्तंभ को छोड़ दो, बचा कौन, 3, बस इतना सा इसका आंसर है, बहुत इजी है। एक बार कैमरा भी चेक कर लेता हूँ, राइटिंग समझ में आ रही है, दिख रहा है ना, हाँ जी दिख रहा है, बिल्कुल सही बरोबर चल रहा है, ठीक है, राइट। ये A11, अब इसी तरह से क्या निकालना है, सारे के सारे उपसारणिक निकाल देना। अब A12 वो कौन है, -2 का उपसारणिक, उसको मैं M12 से रिप्रेजेंट करूंगा, और वो क्या होगा, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ दो, बचा कौन, 4, बिल्कुल सिंपल। इस तरह से निकाल लीजिए A21 कौन है, 4 का उपसारणिक, इसको किससे लिखूंगा, 21, M21 से। M21 ये है, स्तंभ और पंक्ति को छोड़ो, बचा कौन, -2। फिर इसके बाद में A22 वो कौन है, 3 है जी, 3 का उपसारणिक निकालना, तो वो क्या आएगा, M22, और वो क्या आएगा, इसके स्तंभ पंक्ति को छोड़ दो, बचा 1, ये आ गया। ये इसके सारे के सारे उपसारणिक आ गए। अब जब बात करूंगा मैं सहखंड की, तो देख लीजिए A11 का सहखंड, वैसे ही लिख देता हूं मैं इसको, A11 का सहखंड, A11 का सहखंड। अब A11 का सहखंड, इसको मैं लिखूंगा A11 से, और वो क्या होगा, -1 की घात 1 + 1 और साथ में M11। अब देखना मान क्या आएगा भाई, -1 की घात क्या हो जाएगी, 2, तो वो हमेशा कैसा रहेगा, प्लस में रहेगा, मतलब -1 जो है उसकी घात 2, इसलिए प्लस में हो जाएगा। और M11 क्या है, तो ये 3 है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। A12 का सहखंड, A21 का सहखंड, और लास्ट A22 का सहखंड, ठीक है ना। अब देखो A12 का सहखंड निकालूंगा तो वो क्या आएगा, A12, और वो क्या आएगा, -1 की घात 1 + 2 और M12। अब M12 देखना क्या निकाला था अपन ने, 4, ठीक है ना, और 1 + 2 3 हो गया, इसलिए वो -1, तो ये -4 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझ में आएगी, अगर इतनी चीज़ समझ में आई ना, तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये कैसे चल रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस, नहीं प्लस माइनस माइनस प्लस, एक छोड़ के एक अल्टरनेट चलेंगे, एकांतर क्रम में इनके साइन चेंज होंगे, मतलब पहला प्लस, उसका अगला माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। कैसे, ये प्लस था, ये माइनस में आ गया, अब ये वाला क्या है, इसकी पोजीशन के हिसाब से ये कैसा आएगा, माइनस में ही आएगा, और ये वाला कैसा आ जाएगा, प्लस में। कैसे देखना, A21 की बात करो ना, तो क्या आएगा, A21 क्या आ जाएगा, -1 की घात 2 + 1 और M21। अब देख लो, -1 की घात क्या आएगा, 2 + 1 3, मतलब माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में आएगा, और M21 क्या था अपने पास, -2 था, तो ये -2 जो हो जाएगा +2, ठीक है ना स्टूडेंट्स। M22 की बात कर लेता हूँ, तो M22 के लिए क्या आएगा, M22 के लिए आएगा A22, और A22 मतलब -1 की घात 2 + 2, उसके बाद में M22। अब देखो M22 कहाँ है, तो ये रहा M22, कितना है, 3 है, तो ये -1 तो प्लस हो गया, ये 3 आ गया। अब देख लो सेम है, 3 4 -2 1, 3 4 -2 नहीं है, और एक मिनट, अच्छा ये 3 लिख दिया है गलती से, 1 आएगा इधर, है ना, 1। साइन सबके चेंज हो जाएंगे, देखो सबसे पहले 3 पॉजिटिव, 4 नेगेटिव हो गया, -2 था वो प्लस हो गया, और ये 1 था, 1 ही रह गया, मतलब अल्टरनेट साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। साइन किस तरीके से चेंज हो रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। साइड होता हूं, आप इसे नोट करो, फिर मैं एक बार 3 कोटि के जो होंगे उसके लिए बात करता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे देखना स्टूडेंट्स, 3 कोटि के जो सारणिक होंगे उसके लिए मैं बता रहा हूं आपको कि उसका उपसारणिक और सहखंड किस तरीके से निकालेंगे। देखो मैंने लिख दिया है 3 कोटि का, पंक्ति 3 1 2 3 और स्तंभ 1 2 3, स्तंभ भी 3, ठीक है। इसमें से मैं रैंडमली किसी भी एक को ले लेता हूं, एक अवयव को ले लेता हूं, मैं A23 को ले लेता हूं, ये देखिए A23 को ले लिया। A23 का पहले उपसारणिक निकाल लेता हूं एक बार, उपसारणिक। अब देखना इसका उपसारणिक निकालना है, मैंने क्या बोला, इसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो, बाकी को सॉल्व करके लिखना है। सॉल्व करके लिखना है मतलब जैसे हम सारणिक का मान निकाल रहे थे, तो उपसारणिक A23 का उपसारणिक, इस पंक्ति को इस स्तंभ को छोड़ देना, तो इसको मैं लिखता किससे हूं, वैसे M23 से लिखता हूं, तो वो क्या आएगा, वो देखो इस स्तंभ, इस पंक्ति को इस स्तंभ को छोड़ देना, A11 A12 A11 A12 और इधर A31 A31 A32
ये आएगा। ये क्या हुआ, ये इसका उपसारणिक हुआ। इसका मतलब अब देखो, ये वास्तव में तो ये सारणिक का फॉर्म है, इसका मतलब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं ना। तो वो क्या जाएगा, ये आ जाएगा A11 A32 माइनस A31 A12। ठीक है ना, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया। मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ, आप लोग इसको नोट कर सकते हो जब तक। नहीं, बिल्कुल सही है, दिखेगा अच्छे से, आराम से समझ में भी आएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से क्या करेंगे, इसका सहखंड भी निकालेंगे। तो देखो स्टूडेंट, ये तो अपने पास में हुआ इसका उपसारणिक। अब क्या करना है अपने को, मैं इसी के अंदर बता रहा हूँ। देखो आपको ये A3 का उपसारणिक निकाला ना, अब मैं निकाल रहा हूँ A23 का सहखंड। और सहखंड क्या होता है, तो सहखंड होता है, उसको अपन रिप्रेजेंट तो करते हैं A23 से, और वो क्या होता है -1 की घात i प्लस जे लिखते हैं वैसे अपन इसको। ठीक है ना, तो इधर i प्लस जे ना लिख करके क्या लिख देंगे 2 + 3, क्योंकि i j का मान 2 और 3 है, और इधर 2 3। अब देखो 2 3 का मान मतलब कि क्या आएगा भाई, 2 3 m23 का मान तो ये पूरा है, मतलब ये पूरा लिखूंगा। और इधर क्या आएगा -1 की घात 2 + 3, मतलब वो क्या आएगा माइनस में, क्योंकि 3 2 5 हो गए, -1 की घात विषम संख्या है इसलिए वो माइनस में रहने वाला है, इसलिए माइनस, और ये पूरा आ जाएगा A11 A32 माइनस A31 और A12। ठीक है ना स्टूडेंट, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखो कोई बड़ी, अच्छा हाँ ये ब्रैकेट बनी, ठीक है ना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अब इसको और भी अच्छे से अगर आप समझ रहे हो ना, तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि जैसे हमने सारणिक का मान निकाला था ना, तो सारणिक के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ही आव्यूह बनता है, सॉरी सारणिक बनता है, तो जब मैं इसको निकाल रहा हूँ, मतलब कि इसके सापेक्ष प्रसार कर रहा हूँ, किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष। तो सपोज करना मैंने R1 के सापेक्ष प्रसार किया, तो सबसे पहले क्या आएगा, A1 तो आगे आ जाएगा। ठीक है, और उसके साथ में क्या आएगा, उसके साथ में ये पूरा का पूरा आएगा A22 A23 A32 और A33, ये चीज आएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है ना, कौन सी, ये वाली चीज, इसको अपन क्या बोल रहे हैं। अच्छा प्रसार इसका क्या होता है वो पूरा बता देता हूं एक बार। तो -A12 और इस स्तंभ और पंक्ति को छोड़ करके A21 A21 A31 A23 A2 A33। ठीक है, फिर उसके बाद में इधर आ जाएगा +A13, इसको छोड़ करके A21 A22 A31 और A32, ये आ जाएगा। अब देखो मैंने शॉर्ट के अंदर लिखा है, एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो वापस पूरी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। समय थोड़ा सा ज़्यादा लगे भले, लेकिन बात पूरी समझ में आनी चाहिए, और बात समझ में आएगी। अगर तुम समझना चाहोगे और इस माइंड सेट के साथ में बैठोगे हाँ सीखना है, तो पक्की बात आएगी। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये अपना इसका प्रसार होता है, ये अपन ने 4.2 के अंदर किए हैं इसके क्वेश्चन बहुत सारे, 4.2 में पूरे क्वेश्चन 4.1 4.2 के अंदर। अब सुनो 4.2 में तो पूरा सॉल्व किया था वो त्रिभुज वाले क्षेत्रफल के, 4.1 के अंदर किए थे। क्या है ये जो मैंने लिखा है ना, ध्यान से देखो, अगर मैं A11 की बात, इसके सापेक्ष प्रसार किया ना, A11 के साथ में कौन आ रहा है, वही क्या है इसका उपसारणिक, सिंपल सी चीज है। इसी तरीके से क्या आ रहा है भाई, A11 के साथ में कौन आ रहा है इधर गुणा में प्रसार में, वही क्या हो गया इसका उपसारणिक हो गया। और जब मैं इसके साइन के साथ में इसको ले लूं, मतलब इधर क्या साइन है, प्लस साइन है, तो प्लस साइन की वजह से ये कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है, ये क्या है इसका उपसारणिक है। अगर इस साइन को मैं इसके साथ में ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सहखंड हो जाएगा। इस साइन को इसके साथ ले लूंगा तो सहखंड हो जाएगा। अब ये देख लो, ये चीज लिखी M23 की बात करा था ना, तो इसका जब प्रसार करूंगा तो इसके अंदर इसका क्या आएगा पद, इसके साथ में क्या गुणा में आएगा, वही क्या हो गया इसका उपसारणिक हो गया। और इसके साथ में साइन लगा दिया तो ये क्या बन गया, सहखंड बन गया। अब ध्यान से समझना, ये पूरी चीज क्या है, ये पूरी चीज क्या है, इसके ऊपर अपन बात करते हैं। मैं साइड होता हूं, पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। वो तो ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूं आनंद आ जाएगा आपको। अब देखो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 10 स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये क्या लिखा है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ये पूरा दिया हुआ है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको A11 A21 के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करने हैं। ठीक है ना, किसके, A11 A21 के। चलो करते हैं, पहले जो क्वेश्चन ने बोला ना केवल उसके ही करेंगे, और यहां से पक्की बात है कि तुमको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करता हूं मैं A11 की, A11 के उपसारणिक का उपसारणिक, तो इसको मैं लिखूंगा किससे, उपसारणिक है इसलिए इसको लिखेंगे हम M से। ठीक है ना, माइनर, और क्या होगा A11, तो ये A11 इसलिए ये भी क्या आ जाएगा M11, और M11 मतलब कि इसको, अब इसके पंक्ति को और स्तंभ को छोड़ देना, बाकी लिख देना, मतलब A22 A23 A32 A33, ये लीजिए। अब इसको सॉल्व कर देना, क्योंकि क्वेश्चन ने दिए या ये ऐसे ही मान दिए हैं, तो अपन इसको सीधा सीधा सॉल्व करके लिख देंगे। अगर यहाँ पर वास्तव में 2 4 5 -8 -3 ऐसे कुछ मान होते तो अपन उसको सॉल्व करके लिखते। तो ये क्या आ जाएगा, M11
बराबर इसको गुणा करना, मतलब A2 2, A3 3 माइनस A2 3, A3 2। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब बिल्कुल सिंपल सी चीज थी ये हुआ इसका उपसारणिक। इसी तरीके से अब क्या निकालना है इसका सहखंड, तो A11 का सहखंड, और सहखंड होगा क्या, तो सहखंड को मैं लिखूंगा A11 से, वो क्या होगा -1 की घात 1 + 1 और M11। देखो ध्यान से M11 अपन ने निकाल के रख रखा है, अब ये क्या हो गया -1 की घात 1 + 1 मतलब कि 2, तो ये क्या आ जाएगा +1 हो जाएगा, मतलब कि ये चीज वापस आ जाएगी। तो ये आ गया A2 2, A2 3 माइनस A2 3 और A3 2। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल, ये हो गया A11 का सहखंड। अब आगे मैं यहां पर कंटिन्यू करता हूं, ठीक है ना, बोर्ड है अपने पास में, पूरा यूज करेंगे इसका। A21 का निकालना है, तो देखो A21 का उपसारणिक, मैं कोशिश करता हूँ राइटिंग भी थोड़ी सी बड़ी लिखूं, भले ही मुझे 2-3 बार बोर्ड बनना पड़े एक क्वेश्चन के लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। A21 का उपसारणिक क्या आएगा, वो आएगा M21, और इसको अपन क्या लिखेंगे, देखो M21 की बात करूं पहले, A21 कौन है, 2 1, A21 ये है, मतलब इसके स्तंभ को और इस पंक्ति को छोड़ना, कौन बचा, ये दो, A1 2, A1 3 और ये दो, A3 2, A3 3, ये लीजिए। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करना, तो वो क्या हो जाएगा इसका उपसारणिक, M21 बराबर A1 2, A3 3 माइनस A1 3, A3 2, ये आ गया इसका उपसारणिक। ठीक है, अब ऐसे ही अपने को क्या निकालना है इसका सहखंडज, सहखंडज नहीं, A21 का सहखंड, तो इसका सहखंड देख लेते हैं। सहखंड क्या आएगा, सहखंड को लिखूंगा A21 से बराबर क्या आएगा, -1 की घात 2 + 1 और साथ में M21। देखिए A21 बराबर, इसका मान अपन निकाल ही रखा है, इधर क्या हो जाएगा -1 की घात 3 हो जाएगी, इसका मतलब वो माइनस ही रहेगा, तो यहां पर लगेगा आपके पास माइनस का साइन और ये पूरा एज इट इज आ जाएगा, मतलब A1 2, A3 3 माइनस A1 3 और A3 2। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब देखो ये जो है ना अपने पास में, ये इसका क्या आ गया, सहखंड आ गया, उपसारणिक था और सहखंड अपन ने निकाल लिया। ये एग्जांपल नंबर 10 क्लियर हो गया अपना। मैं साइड होता हूं, आप इसको नोट करना। अब नोट करने के बाद में मैं इसी के अंदर, देखो इसको मिटाने वाला नहीं हूं, ये बता देता हूं आपको, इसी के अंदर मैं आपको एक बढ़िया चीज, मतलब बढ़िया कॉन्सेप्ट एक और बता देता हूँ। वो उसको सिद्ध करने के लिए भी अपने पास क्वेश्चन आता है, तो उस पर क्वेश्चन से सॉल्व करने के लिए भी आ जाते हैं, करते हैं अपन इसको। अब देखो आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने, मैं इसको इतना मिटा देता हूँ। देखो वैसे इसके अंदर बता सकता हूँ, मैं इसी में बता देता हूँ, ये क्वेश्चन था, ठीक है, इसकी बात करूंगा, केवल इसको ध्यान देना आप। तो मैं इसका प्रसार करता हूँ, ठीक है ना, इसका प्रसार करते हैं। देखिए अगर इसका प्रसार करूं मैं, किसके सापेक्ष, आपकी मर्जी इसके सापेक्ष कर लेना। यहां पर A11 और अभी मैंने A21 निकाला था, ठीक है ना, A21 निकाला था, तो वो इसमें आ रहे थे, तो मैं इसी के सापेक्ष इसका प्रसार कर देता हूं। इसका मतलब मैंने प्रसार किया इसका C1 के सापेक्ष, ठीक है ना, किसके सापेक्ष, C1 के सापेक्ष प्रसार। अब देखो जब C1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं ना, तो क्या होएगा, सबसे पहले A1 आएगा, A11, और इसके साथ में कौन आएगा, पंक्ति और स्तंभ को छोड़ना, A22, A22, A23, थोड़ा ढंग से लिखते हैं इसको, A22, A23, और इधर से स्तंभ छोड़ा है इसलिए A32, A32, A33। फिर उसके बाद में क्या आना है, माइनस का साइन आना है, और साथ में क्या आएगा, A1, मैं बात कर रहा था C1 से, इसलिए A21। अब इसको लिया 2 1, तो इसकी पंक्ति, इसके स्तंभ को और इस पंक्ति को छोड़ना, 1 2 1 3, 1 2 1 3, 3 2 3 3, ठीक है। अब इसके बाद में A3 1 प्लस A3 1 लिया, तो क्या होगा, ये स्तंभ इस पंक्ति को छोड़ना, 1 2 1 3, 1 2 1 3, 2 2 2 3, ये लीजिए। ये जो है, ये तो अपन ने इसका प्रसार किया। अब मैं जो आपको पॉइंट समझाने वाला हूं ना, उसको समझना। A 2 2 2 3 3 2 3 3 क्या है, तो ये तो इसका उपसारणिक है, ठीक है ना। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, M11 लिख सकता हूं,
ये क्या है, तो ये इसका उपसारणिक है, इसलिए मैं इधर क्या लिख सकता हूं, M21 लिख सकता हूं, और इस जगह पर क्या लिख सकता हूं, इस जगह पर M31 लिख सकता हूं, क्योंकि इसका उपसारणिक है। अच्छा, और भी अच्छे से समझूं तो अगर इस माइनस साइन को मैं इसके साथ में ले लूं, इधर देखो प्लस का साइन होगा, इसका मतलब जो मेरे पास में इसका उपसारणिक है वही इसका सहखंड है, और सहखंड को मैं किससे लिख रहा हूं, A11 से। तो क्या इसको अपन ऐसा लिख दें, A11 साथ में कौन आ गया, A11, छोटा A11 बड़ा A11, ठीक है। फिर उसके बाद में ये है A21, ध्यान से देखना A21। अब इसको अपन क्या लिखते हैं, तो ध्यान से देखना, केवल इसकी बात कर रहा हूं मैं, किसकी, केवल इसकी बात कर रहा हूं। तो ये क्या है, ये तो उपसारणिक है, लेकिन अगर माइनस का साइन इसके साथ में ले लिया, जो मैंने अभी यहां पर मिटाया था, ठीक है ना, उसमें समझना, अगर माइनस साइन इसके साथ में ले लिया, बस इसके उपसारणिक और सहखंड में यही तो अंतर था, सहखंड में माइनस का साइन था, अगर माइनस का साइन इसके साथ में मैंने ले लिया तो वो क्या हो जाएगा, वो इसका सहखंड हो जाएगा, और इसके सहखंड को मैं क्या लिखूंगा, A21। अब इधर क्योंकि माइनस इसके साथ में आ गया, इसलिए प्लस का ही साइन आ जाएगा, फिर प्लस A31, और देखो ये क्या है, ये इसका उपसारणिक हो जाएगा। अगर इस वाले साइन को अंदर ले लूं, प्लस ही है तो फर्क नहीं पड़ रहा, वैसे अगर इस साइन को अंदर ले लूं इसके साथ में, तो क्या हो जाएगा, ये इसका सहखंड हो जाएगा, और उसको अपन A31 लिख देंगे। ये लीजिए, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रसार करने के बाद में, मतलब देखो ये तो है इसका पूरा प्रसार करना है, मतलब पहली एक्सरसाइज 4.1 में अपन ने सारे क्वेश्चन इस तरीके से किए थे। अब क्या करना है, क्वेश्चन आपको बोलेगा कि इसके उपसारणिक, अब वो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि उसने बोल दिया आपका कि C1 के सभी, या दूसरी पंक्ति बोल दी इस तरीके से कि दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों का उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए और उसकी सहायता से उसका मान ज्ञात कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेंगे। तो क्या होगा, A11, छोटा A11 बड़ा A11, छोटा A21 बड़ा A21, छोटा A31 बड़ा A31। अच्छा, अब इसको, ये तो मैंने क्या किया है, इसका C1 के सापेक्ष किया है, अब आपकी मर्जी जिसके सापेक्ष करो और लिख दो। इसका मतलब मैं अगर इसको R2 का सापेक्ष लूं, समझना, R2 कौन सी हो गई, ये वाली हो गई R2। अगर मैं इसको R2 मतलब कि रो दूसरी, मतलब कि पंक्ति, दूसरे नंबर की पंक्ति, दूसरी पंक्ति के सापेक्ष करूं तो क्या लिखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा A21, तो इसके साथ में कौन आ जाएगा, बड़ा A21। फिर क्या आएगा, प्लस अगला क्या, A22 तो बड़ा A22, फिर A23 तो बड़ा वाला A23। ये लीजिए, ये भी क्या है, मान चेक कर लेना, भले ही जब भी संख्यात्मक मान आएंगे ना, तो अगर कैलकुलेशन राइट रहेगी तो दोनों के मान बिल्कुल बराबर ही आएंगे। अब ये तो मैंने दूसरी पंक्ति के सापेक्ष किया, आप चाहो इसको तीसरी पंक्ति के सापेक्ष कर लो, आप चाहो इसको तीसरे स्तंभ के सापेक्ष कर लो, आंसर हमेशा सेम रहने वाला है। अब ये जो चीज है ना, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना, ये है इंपॉर्टेंट। और ऐसी चीज कहां आती है, ये आपके पास MCQs में बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। वो आपको ऐसे दे देगा, अब वो कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, देखो ये आपका बनना है ना, वो कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, 4 ऑप्शन देगा ना, उसमें क्या करेगा, इस जगह पर एक माइनस दे देगा, तुरंत माइंड में आएगा, अरे इसमें तो 1 प्लस 1 माइनस चलता है, हम क्या करेंगे, माइनस वाले को टिक कर देंगे, और वो हो गया ओहो। ओहो का मतलब जब गलत होता है तो मुंह से क्या निकलता है, ओहो, ये तो गलत हो गया, तो वो माइनस होते क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ओहो। अब एक तो आपको ऑप्शन ऐसा दे दिया, और दूसरा ऑप्शन क्या करेगा, दूसरे ऑप्शन में ये पलट करके दे देगा, मतलब ये तो दे दिया आपको A11, तो ये दे दिया A11, फिर क्या करेगा A21 और A12, इस तरीके से दे दिया पलट करके। तीसरा ऑप्शन इस तरीके से आ गया, चौथा ऑप्शन भी ऐसा ही कुछ वो बना देगा। अब इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा। अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है, समझ में आता है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत इसको आंसर कर देंगे, और नहीं तो फिर क्या करेंगे, ये पूरा करने के लिए बैठेंगे, मतलब ये लिखेंगे, फिर उसके बाद में ये चीज लिखेंगे, फिर उसके बाद में सोचेंगे, और अगर ध्यान है तो क्या करेंगे, ऐसी वाली चीज डायरेक्ट कर देंगे। मतलब सिंपल सा है, जो 1 1 है तो इधर भी 1 1 होगा, इधर 2 1 है तो इधर भी 2 1 होगा, इधर 3 1 है इधर 3 1 होगा, अगर 2 1 है तो 2 1 होगा, 2 2 है तो 2 2 होगा, 2 3 है तो 2 3 होगा। मतलब दोनों के I और J के मान जो है ना, वो बराबर रहने चाहिए, ठीक है। साइड होता हूँ, नोट करो इसको, फिर अपन क्वेश्चन भी देखते हैं इसके। हाँ, तो लड्डू जैसे प्यारे प्यारे बच्चों, देखो एग्जाम्पल नंबर 11 कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको एक सारणिक दिया हुआ है और क्या बोल रहा है कि उपसारणिक सहखंड, ये चीज ज्ञात करनी है, मतलब सारे अवयवों के लिए ज्ञात करनी है। फिर उसके बाद में कुछ सत्यापित करने के लिए दिया है। ध्यान रखना कि ये वो चीज नहीं है जो भी मैंने आपको बताई थी, ये उससे डिफरेंट है। वहां पर क्या था, A11 तो ये भी A11 था, बट यहाँ पर A11 तो ये 3 1 है, ये 1 2 तो इधर भी 1 2 होना चाहिए, लेकिन ये 3 2 है, इसीलिए ये क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। मतलब इसने इस तरीके से इसकी वैल्यूज एडजस्ट करी हुई है, तो वो मत निकाल देना गलती से। हमको ये चीज सत्यापित करनी, मतलब वैल्यूज निकालनी और ये करना है, ठीक है ना। चलो अब थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूँ। अब मेरे को मतलब कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज भी किया था और किसी ने वो एक शॉर्ट भेजा था जिसके अंदर मीडिया के अंदर कुछ चल रहा था। मीडिया के अंदर जो उन्होंने यूट्यूब के जो टीचर्स होते हैं ना, उनके लिए कुछ बोला, ठीक है ना। हालांकि वो
मीडिया के अंदर हैं तो वो एक अच्छी जगह पे हैं, इसलिए उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो भी उन्होंने बोला, ठीक है ना, तो वो स्टूडेंट्स ने भेजा था कि सर ये चीज़ सही नहीं है, इसको आपको इसके लिए क्या कहते हो। तो देखो, इतना मेरे को नहीं लगता कि इतना बड़ा हूँ मैं और इस लायक हूँ कि अभी उनके लिए कुछ रिप्लाई करूँ, क्योंकि रिप्लाई करने वाले बहुत सारे लोग हैं और उन्होंने कर भी दिया, ठीक है ना। लेकिन जिस पोजीशन पे वो है उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। चलो, अब मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ आपको, इंटरेस्टिंग है, सुनना और समझना, और हो सके ना तो इसको अपने ऊपर अप्लाई करना। एक बार एक आदमी था, उसका कोई काम बनता नहीं था, परेशान था, और किसी भी काम को करता नहीं हो पाता, वो परेशान हो जाता। तो उसके माइंड में क्वेश्चन मार्क ये था कि मैं क्या करूं, या फिर मेरे लिए क्या काम होना चाहिए। तो वो जाता है, एक बार उसे कोई फ़कीर मिलता है, तो वो फ़कीर के पास में बाबा मिलता है कोई, उसके पास में उसके पैर वैर छूता है और उसको अपनी दुख बताता है कि भाई ऐसा है, मैं कोई भी काम करता हूँ उसके अंदर सफल नहीं हो पा रहा हूँ। तो मेरा ये जीवन का क्या कुछ अस्तित्व है भी कि नहीं है, कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वास्तव में मैं किसके लिए बना हूँ, क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पता, तो मेरा कुछ मार्गदर्शन करो। तो बाबा बोलते हैं उसको कि उसको एक अजीब सी चीज़ अपने झोले में से निकाल करके देते हैं। अजीब सी चीज़ मतलब कि आप मान लो एक पत्थर था, ठीक है ना, लेकिन वो नॉर्मल पत्थर जैसा नहीं था, एक अलग सा कलर था उस पत्थर का। वो पत्थर उसको निकाल करके देते हैं और वो बोलते हैं कि जिस दिन तू इसका कीमत समझ गया, मतलब जिस दिन तू इसकी कीमत समझ गया, तू अपने आप की कीमत समझ जाएगा, मतलब जिस दिन तूने इसका मूल्य पहचान लिया, तू अपना मूल्य पहचान जाएगा। अब वो परेशान हुआ हो जाता है कि ये लो भाई, वैसे अपने कोई काम बन नहीं रहे थे, और बाबा जी ने एक और टंटा अपने मोल कर दिया कि इसको पहचानो कि ये क्या चीज़ है, इसका मोल पता करो, ठीक है। अब वो जाता है, तो अब ऐसी अजीब सी चीज़ जो अपने घर में भी पड़ी रहती है, कोई काम नहीं आती, उत्पन्न क्या करते हैं, सीधे उसको कबाड़ी के पास ले जाता है। तो वो आदमी जाता है उसको कबाड़ी के पास में, मतलब कि भंगार वाले, रद्दी वाले के पास में ले जाता है। रद्दी वाला जो होता है वो उसे उधर से देखता है, बोलता है यार ये ना तो प्लास्टिक है, ठीक है ना लोहा है ना कांच है, और मैं तो यही चीज़ लेता हूँ। तो एक काम करता हूँ कि भाई इसका वजन के हिसाब से तू एक काम कर, इसका वजन तो ज़्यादा है नहीं, मैं प्लास्टिक और रद्दी लेता हूँ 10 रुपये किलो के, 12 रुपये किलो के, तो इसके कुछ ग्राम का है, ये तो 100-200 ग्राम का है मुश्किल से, तो इसके 1-2 रुपये होंगे, वो ले ले। या फिर तेरे को मेरे पास में इधर इतना भंगार पड़ा है, उसमें से कुछ चाहिए तो वो ले ले, इसके बदले पैसे दे देना। और मतलब कि अब उसने क्या बताया, इसकी कीमत उसके हिसाब से कितनी हुई, मुश्किल से 5-7 रुपए, ठीक है, इतनी उसकी कीमत हुई। अब उसने कहा यार बाबा जी ने बोला था कि यार इसका मूल्य पहचान जाएगा, तो यार 7-8 रुपए इसका मूल्य कम लग रहा है, चलो ठीक है। वो उसको लेता है वापस। अब वो उसके थोड़ा सा आगे जाता है एक टेलर के पास में, टेलर की दुकान। तो टेलर के पास में जाता है, टेलर को बताता है कि ये चीज़ें मेरे को बेचनी है। तो टेलर जो है उसको थोड़ा ढंग से देखता है और बोलता है कि यार मेरे कोई काम की चीज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास में है ना बड़े बड़े यार डिज़ाइन वाले कपड़े सिलने के लिए जब आता है ना, तो ये थोड़ा सा चमकीला सा लग रहा है, तो मैं इसको उसके अंदर यूज़ कर सकता हूँ कि कहीं पर अगर सजाने के लिए काम में ले सकता हूँ कपड़े को। तो अब उसके माइंड में चलता है कि यार मैं अगर कपड़ा सजाने के लिए इसको काम में लूँगा ना, तो मेरे को थोड़ा सा इसके पैसा अच्छा मिल जाएगा। तो बोलता है चल ठीक है, तो एक काम कर, इसके ये बटन वाली कीमत दे देता हूँ, मैं बटन लगाता हूँ कपड़ों के अंदर सिलाई करते समय, और ये अलग जो चीज़ लगती है तो उसके कीमत जो होती है वो ले ले। तो वो उसको बटन के बराबर कीमत देने लग जाता है। इसका मतलब वो उसको 20-25 रुपये दे देता है। तो बोलता है नहीं मेरे को नहीं बेचना। फिर जाता थोड़ा आगे सब्जी वाले के पास में। अब सब्जी वाले के पास में गया तो सब्जी वाला उसको बोलता है कि भाई मेरे तो क्या काम की चीज़ ये, एक काम करता हूँ, इसका जो वजन है ना इसके हिसाब से मैं बाट बना सकता हूँ इसका, क्योंकि मेरे पास तो सब्जी है, ठीक है, तो बाट की कमी पड़ती है, इसके वजन का बाट बना लेता हूँ। तो इसके बदले में जितना वजन है इसका उतना आलू ले जा, या और कोई सब्जी चाहिए वो ले जा। तो वहाँ पर उसकी कीमत उसको लगती है मुश्किल से 50-60 रुपये, ठीक है। अब इस तरीके से वो हर आदमी के पास में हर दुकान पे जाकर के पूछता है कि इसका मूल्य क्या है, क्या मिल जाएगा इसके बदले में। अब कोई बोलता है ये ले जाओ, कोई बोलता है वो ले जाओ, 100-200 रुपये तक वो पहुंचता है। आगे जाकर के वो पहुंचता है सुनार और जौहरी के पास में, ठीक है। जौहरी के पास में जब वो पहुंचा, सुनार जौहरी शॉप थी उसकी जो भी, तो जौहरी के पास में पहुंचा, जौहरी के पास में गया, वो उसको लेकर के उसको बोला कि भाई मेरे को ये बेचना है, इसके बदले में क्या मिलेगा। तो वो उसको देखता है ध्यान से, फिर वो उसको देखता है, एक बार आदमी को देखता है, एक बार उस चीज़ को देखता है, फिर उसको थोड़ा रोशनी के अंदर करके देखता है, और वो उसको अपने मेज पे रखता है। अपने जो बेटा होता है, जो बेटे होते हैं जो उसके साथ काम करते हैं, और कुछ एक आध कारीगर जो काम सीख रहे होते हैं, सबको बुलाता है अपने पास में और बोलता है कि ये चीज़ देखो, मैंने अपनी लाइफ के अंदर इतनी नायाब, इतनी बेशकीमती चीज़ नहीं देखी। ये कोई पत्थर नहीं है, ये नगीना है, और बेशकीमती नगीना है जो मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। अब वो सुनकर के आदमी चौंक जाता है कि यार ये क्या चीज़ है, कहाँ भंगार वाला था वो उसके बदले में क्या दे रहा है, कभी सब्जी वाला, टेलर, और ये बोल रहा है इतनी बढ़िया चीज़ है। तो वो बोलता है कि बस चलो ठीक है, इसकी रेट बता दो अब तो, कि इसके बदले मेरे को क्या मिल जाएगा। अब वो जौहरी उसको हाथ जोड़ करके एक ही चीज़ बोलता है कि अगर मैं अपनी पूरी संपत्ति बेच दूँ, ठीक है ना, जौहरी हूँ, मेरे पास दुकान है, शोरूम है, मेरा घर, बंगला, गाड़ी, सारी चीज़ है, अगर सारी चीज़ें बेच दूँ ना, तो मैं इसकी तेरे को कीमत नहीं चुका सकता।
इसका मतलब अब उससे समझ में आया कि महाराज या जो बाबा थे उन्होंने क्या बोला था। बाबा ने कहा था कि जिस दिन तू इसका मूल्य पहचान गया ना, तू अपना मूल्य पहचान जाएगा। इसका मतलब हम अपने आप को सामने वाले के नज़रिए से देखना बंद कर देंगे ना, तो हम अपना मूल्य पहचान जाएंगे। इसका मतलब उस आदमी के पास में हीरा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उस हीरे की कीमत क्या है। अब वो हीरे को लेकर के रद्दी वाले के पास में, सब्जी वाले के पास में, टेलर के पास में जाएगा, तो वो अपनी समझ के हिसाब से उसकी कीमत लगाएंगे। जब वो सही आदमी के पास पहुंचेगा ना, जो उसकी कीमत जानता है, तब उसे असली कीमत पता चलेगी। यही चीज़ आप लोगों के साथ में है कि, और यही चीज़ हमारे साथ में है कि जब हम अपने आप को पहचानेंगे ना, तो हमें अपनी कीमत का पता लगेगा। अगर दूसरों से पूछते रहेंगे ना कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो वो अपने हिसाब से बताएंगे। अब ये जो चीज़ है, ये वही मीडिया के जो भी लोग थे उनके लिए है कि उनको हम जैसे भी लगते हैं, मैं तो स्वीकार करता हूँ। अगर उनको मैं ऐसा लगता हूँ या फिर यूट्यूब टीचर्स ऐसे लगते हैं, तो मेरे को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है, मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ। लेकिन मेरे स्वीकार करने के पीछे स्टोरी यही है कि जब तक उनको नहीं पता या फिर जितनी उनकी सोच है उतना उन्होंने अंदाज़ा लगाया, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि सर इसके ऊपर आपका क्या कहना है, तो मेरा तो ये कहना था, ठीक है, मैं तो उस चीज़ को स्वीकार करता हूँ, लेकिन साथ में मेरी यही स्टोरी है कि मेरे को अपना मूल्य पता है, ठीक है। आप मेरा मूल्य किस चीज़ से आंक रहे हो वो आपके ऊपर है। भाई हीरे के बदले में तुम भंगार दोगे, हीरे के बदले में तुम आलू दोगे, या हीरे के बदले में रुपए दोगे, या फिर अपने पूरी बंगला और दुकान गाड़ियां सब बेच करके भी उसको नहीं चुका पाओगे, ये तो आपके ऊपर है। आप कितना अंदाजा लगाते हो उसके ऊपर। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। बातचीत हो गई बहुत, उपसारणिक और सहखंड की बात कर रहे थे। अपने को इसका क्या करना है, उपसारणिक भी निकालना है और सहखंड भी निकालना है। फिर क्या करना है, ये चीज़ सत्यापित करनी है। अब देखो इसको, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, यहाँ पर 9 चीज़ है ना, मतलब 9 अवयव है टोटल, तो 9 अवयव है तो 9 के उपसारणिक निकलेंगे, फिर 9 के सहखंड निकलेंगे, मतलब टोटल 18 चीज़ तो आपको निकालनी है। फिर उसके बाद में इसको प्रूफ करना है। तो इसको करना कैसे, मैं एक पैटर्न पे चल रहा हूँ, उस पैटर्न को ध्यान रख लेना आप। तो सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, A11 का उपसारणिक, A11 इसको भी थोड़ा सा और अच्छे से लिख दो ना, मैं तो A11 बराबर करके लिख देना कि A11 कौन है, A11 है 2 का उपसारणिक, A11 का उपसारणिक। इसको मैं किससे लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं M11 से, और M11 क्या आएगा, इसको छोड़ना तो ये आएगा 0 4 5 -7, ठीक है ना। और इसका मान क्या आएगा, माइनस, ये तो 0 हो गया, 5 चौक 20, आंसर इसका आएगा -20, ठीक है ना। ये तो आया है A11। अब इसी का मैं क्या कर रहा हूँ, सहखंड भी निकाल रहा हूँ। तो इसी का सहखंड, देखो पेपर में अगर आपके पास आगे जगह हो ना, तो आगे निकाल देना आप। तो मेरे पास में जगह नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ तक करूँगा, वहाँ पर आगे खत्म होने के बाद स्टार्ट करूँगा, इसलिए नीचे कर रहा हूँ। सहखंड इसका क्या आएगा, तो सहखंड आएगा A11, और वो क्या आएगा भाई, ये -20 है ना, इसको मैं -1 की घात 1 + 1 और साथ में लिखूंगा M11, क्या आएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये -20 एज इट इज आ गया। कैसे आया -20, वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। -1 की घात 1 + 1 है, तो वो 2 हो जाएगा, इसलिए प्लस हो जाएगा। M11 का मान -20 था, वो एज इट इज आ गया। अगला मैं निकाल रहा हूँ A12 का, A12 कौन है, -3 का उपसारणिक। तो इसका उपसारणिक क्या है, M12 की बात करूंगा। इस पंक्ति को, इस सिस्टम को छोड़ना, 6 1 4 -7, 6 1 4 -7, ठीक है। कर दो सॉल्व, 6 7 42, -42, 4 एकम 4, -42 और -4 मतलब हो जाएगा -46। अब इसका निकाल लो सहखंड, सहखंड निकालेंगे तो वो क्या आएगा, A12, और A12 मतलब कि -1 और साथ में क्या आएगा, 1 + 2, इधर आ जाएगा M12। तो M12 तो -46 है, इसका मान क्या आएगा, देखो 1 2 3 माइनस में आना है, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए ये आ गया 46। चलो आगे बढ़ते हैं, A13 निकाल लेते हैं। तो देखो A13 बराबर, A13 कौन है, 5 है, तो A13 5 का उपसारणिक निकालो पहले। तो उपसारणिक M13, और वो क्या होगा, M13 6 0 1 5, 6 0 1 5, मान निकाल लीजिए इसका। तो मान क्या आएगा, 6 पंजे 30 -0 मतलब कि 30। इसका निकाल लेते हैं अब सहखंड, सहखंड मतलब कि A13,
A13 मतलब कि -1 की घात 1 + 3 साथ में M13। M13 का मान 30 और ये क्या है 3 और 1 4, -1 की घात 4 लगाऊंगा वो 1 हो जाएगा तो ये 30 रहेगा। अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा, ये -20 था -20 ही रहा, ये -46 था तो 46 हो गया, ये 30 था 30 रहा, मतलब एक एक अल्टरनेट क्या होंगे, साइन चेंज होंगे। आते हैं नेक्स्ट A13, मतलब पहली पंक्ति हो गई, मैं दूसरी पंक्ति पे स्विच कर रहा हूँ तो ये हो गया A21, वो क्या है 6 का उपसारणिक। उपसारणिक उसको मैं लिखूंगा M21 से। अब देखो M21 की बात कर रहा हूँ, इसकी इस स्तंभ को, इस पंक्ति को छोड़ना, -3 5 5 -7, -3 5 5 और -7, ठीक है कर दो। 7 या 21 या -21 माइनस माइनस प्लस हो गया, +21 5 25 -25 तो ये आ गया -4। अब इसका निकालूंगा मैं सहखंड। सहखंड क्या आएगा A21, जो क्या बन जाएगा, देखो अब मैं क्या करूं 2 1 मतलब क्या बन रहा है, ये 3 बन रहा है ना, मैं साइन सीधा चेंज ही कर देता हूं, उसका 4 आ गया, ठीक है। अब इतनी कैलकुलेशन यहाँ कर ली तो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं इसकी कैलकुलेशन कम कर रहा हूँ थोड़ा और फास्ट करूंगा। A22 कौन है 0 है, तो इसका उपसारणिक क्या आएगा, तो इसका उपसारणिक आएगा M22। इस पंक्ति को, इस सिस्टम को छोड़ देना, 2 5 1 7, 2 5 1 7, ठीक है। सॉल्व कर देंगे तो 7 दूनी 14, ये -14 और -5 हो गया, ये -19। सहखंड इसका भी निकाल देंगे। सहखंड हो गया इसका M22। अब इसका सहखंड मतलब कि 2 और 2 साइन वापस वही आ जाना है, -19। A23, अब मैं देखिए जगह कम है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फास्ट निपटाता हूँ। किस तरीके से कर रहा हूँ, A23 इसके लिए क्या है 4, ठीक है ना, इसका निकाल रहा हूँ M22 और M22 क्या आएगा, देखो M22 के लिए इस 4 को करना ना, तो इस पंक्ति को, इस सिस्टम को छोड़ना, 5 दूनी 10 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 + 3 मतलब आएगा 13। और इसी के लिए मैं क्या निकाल रहा हूँ A, जो इसका क्या हो जाएगा सहखंड A, ये A होगा ना, A2 3, ऐसी गलती नहीं करनी है, इसका मतलब फिर माइनस आएगा, ठीक है ना, इस जगह पर माइनस आएगा, उसका साइन सेम रहा था ना, अच्छा ठीक है, इस पे थोड़ी लगेगा, ये तो -13 ही रहेगा, ठीक है ना। वापस एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, 2 और 3 की बात करूँ ना, तो दूसरा तीसरा इसकी बात कर रहा हूँ मैं, 5 दूनी 10 -3 ठीक है 13, सही है। A23 की बात कर रहा हूँ, A23 यही चीज़ आ जाएगी, लेकिन इस बार साइन इसका चेंज हो जाएगा, मतलब -13 आ जाएगा, ठीक है। ये एक लाइन के अंदर निपटा दिया। ये 2 3 था, अगला क्या आएगा 3 1, ये वाला 3 1 क्या है, 3 1 है 1, तो इसके लिए मैं निकालता हूँ पहले तो M31 निकालूंगा, इसका मतलब इसको छोड़ना, इस स्तंभ उस पंक्ति को छोड़ देना, 4 × 12, अब ये 0 ही हो जाएगा, तो 4 × 12 -12, ये आ गया -12। और A31 निकालूंगा तो ये क्या आएगा, देखो 3 1 की बात कर रहा हूँ, 3 और 1 4 होता है, मतलब साइन कैसा है ना, सेम आना है, इसलिए -12। फिर नेक्स्ट पे आओ A32 का मान कितना, ध्यान से देखो, A32 कितना है 5 है, ये रहा A32 5, इधर क्या करना M32 बराबर, M32 कितना, मतलब कि इस स्तंभ को, इस पंक्ति को छोड़ना, 4 दूनी 8 -6 पंजे 30, 8 - 30 मतलब -22। और A32 की बात करूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +22 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि साइन चेंज होना है, इधर साइन चेंज नहीं था इसलिए इसका साइन चेंज होगा। 1 मिनट 25 कैसे आ गया, 22 लिख के 25 आ गया, 22 आएगा, 25 नहीं आएगा। 3 2 हो गया। लास्ट अवयव इसका A33 की बात करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, जगह चाहिए अभी। A33 देखो, ये है स्तंभ को, पंक्ति को छोड़ना, ये तो 0 हो गया, माइनस करूंगा 6 × 18 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया आपके पास कितना आया था, 18 आया था, ठीक है ना, ये आया 18। अच्छा मान क्या था, A33 -7 था, A33 का मान था -7। वापस एक बार क्रॉस चेक करूंगा, 0 6 × 18 बरोबर है, ठीक है। अब क्या करना, A33 भी निकाल लेते हैं, मतलब कि सहखंड A33 क्या आएगा, पहले वाले का साइन चेंज हुआ था ना, इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये 18 का 18 आएगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो देखो 3 + 3 6 सम संख्या आ गई, इसलिए साइन चेंज नहीं। ये अपने पास में इसके सारे
मान आ गए। ठीक है, मैं साइड होता हूँ, एक बार आप चेक कर लो, इसको देख लो अच्छे से, नोट करना। अब नोट करके देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है ना, कैलकुलेटिव पार्ट है इसमें बहुत ज़्यादा है, तो आपको इसकी कैलकुलेशन भी अच्छे से चेक करनी है, और चेक करने के साथ में इसको वापस प्रैक्टिस जरूर करनी है आप लोगों को, है ना। क्योंकि देखो, बिना प्रैक्टिस के अपन कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। अब उम्मीद है कि आपने ये चीज़ नोट कर ली ना। अब देखो, मुझे क्या सत्यापित करना था, ये वाली जो चीज़ है ना, ये सत्यापित करनी थी। अब ये वाली सत्यापित करनी है, इसका मतलब ये तो एक बार कंप्लीट हो गया, अब मैं उसको सत्यापित कर रहा हूँ। देखो A11 कौन है, A11 है 2, क्या करना है वो लिख लेता हूँ एक बार मैं। A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33, यही है, बराबर 0 करना है। A11 देखो कितना है, A11 है 2, A11 का मान 2 गुणा A31 कहाँ निकाला अपन ने, ये रहा देखिए, A31 का मान -12, ये आ गया -12 प्लस A12 देखिए, तो A12 ये रहा -3, ये रहा -3, और साथ में A32 ये रहा कितना 22, तो ये आ गया 22 प्लस A13 कितना है 5, तो A13 है 5, और इसके साथ में कौन है A33 ये रहा जो है 18, तो ये आया 18। अब इसको सॉल्व कर देना, तो देखो 12 दूनी 24, ये आया -24, फिर ये है 22 गुणा 3 मतलब 66 हो गई है, और माइनस के 66 हो गए, कितने हो गए -66, ठीक है ना। 18 पंजे होता है 90, प्लस में 90, जोड़ करके देख लेना, 6 4 10, ऊपर 1, 6 2 8 और 1 9, तो ये सीधा बन गया -90, ये बन गया +90, बराबर हो गया 0, तो ये हुआ सत्यापित। लिख देना लास्ट में, मन करे तो इति सिद्धम, सत्यापित करना था, सत्यापित हो गया। अब मैं साइड होता हूँ, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो इसको। लड्डू जैसे प्यारे प्यारे बच्चे, देखो प्रश्नावली 4.3 शुरू कर रहे हैं अब अपन, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, इसके सभी अवयवों के सहखंड और उपसारणिक निकालना है। पहले उपसारणिक निकलेगा फिर सहखंड निकलेगा। पहले वाले क्वेश्चन को देखिए, मैंने क्वेश्चन एक साथ ही बोर्ड पे लिख दिए हैं, ये पहले के भी 2 और दूसरे के भी 2, हमें खाली करना रहेगा, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले का फर्स्ट क्या बोल रहा है, ये 2 -4 0 और 3 है, तो मैं सबसे पहले A11 देखता हूँ। A11 कौन है 2, तो इसके लिए M11 क्या आएगा, M11 आ जाएगा 3, और कैपिटल A11, इसका मतलब ये क्या आ गया, इसका सहखंड, ठीक है ना। ये क्या था उपसारणिक, सहखंड क्या आ जाएगा, सहखंड आ जाएगा जो इसके ऊपर घात एक है वो घात लग जाएगी, मतलब -1 की घात 1 + 1 और 3, तो ये हो जाएगा 3 ही रहेगा ये, ठीक है। ये आ गया A11 पहले अवयव का। दूसरे अवयव देखो A12 कौन है, -4 है, ये -4, इसके लिए उपसारणिक M12, और वो क्या होगी, इसके पंक्ति स्तंभ को छोड़ देना 0। अब 0 को प्लस में लिखो चाहे माइनस में लिखो, एक ही बात है, इसलिए मैं इसको कर ही नहीं रहा, सहखंड सीधा ही लिख रहा हूँ। A12 बराबर 0। अगला देखना A13 नहीं A21 कौन 0, इसका क्या करना है, उपसारणिक निकाल लीजिए। तो इसका उपसारणिक बिल्कुल सिंपल, इसका उपसारणिक क्या M21, और M21 क्या 0, तो इस पंक्ति स्तंभ को छोड़ देना, -4 आ गया, ठीक है। इसका सहखंड निकालूंगा तो सहखंड A21 क्या, A21 ऊपर घात क्या लग जाएगी, 2 और 1 3 हो गया, इसका मतलब साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल चल रहा है ये। देखो पहले वाले में मैंने लिख दिया कि क्या कर रहा हूँ मैं, -1 की घात 1 + 1 कर रहा हूँ, इसलिए मैं अगले वाले में लिख नहीं रहा हूँ। अगर आप चाहो तो पूरा कर सकते हो, जैसे अगले वाला एक लास्ट और है तो उसको भी पूरा कर ही देता हूँ। A22 क्या है, A22 3 है, इसका क्या निकालना है, पहले निकालना है उपसारणिक। उपसारणिक को लिखूंगा M22, और M22 क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ये लीजिए जी 2 आ गया। सहखंड निकालूंगा, ये देखिए सहखंड कितना, सहखंड होगा इसका A22, -1 की घात 2 + 2 और साथ में M22, इसका मतलब 2 ही रहेगा, क्योंकि ऊपर वाले का साइन चेंज हो गया तो इसका नहीं होगा। ये लीजिए फर्स्ट का फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड भी देख लेते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आसानी से होने वाले क्वेश्चन है। जैसे A11 है, अब मैं लिखता हूँ A11 बराबर क्या है, A है, तो इसका पहले तो निकाल लेते हैं हम उपसारणिक मतलब M11, और वो क्या आएगा B, ठीक है ना, B नहीं सॉरी
एक मिनट, बी डी है कि डी बी है, चेक करना पड़ेगा। ए सी डी बी कि ए सी बी डी, क्या है ये, ए सी बी डी, बी डी है ना, ये बी डी है, ये बी है और ये डी है। अब देखो चेंज होगा फिर तो ये है ना, M11, तो इसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देना तो ये डी आ जाएगा, इधर डी आ गया तो A11 क्या आएगा, माइनस डी आएगा, सिंपल है। माइनस डी भी क्यों आएगा, ये तो प्लस डी रहेगा, 1 + 1 है ना। अगला क्या, A12 देखो, A12 का मान क्या है, C है, A12 C है तो इसके लिए M12 क्या मान होगा, C के लिए B आ जाएगा, क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। और A12 ये क्या आएगा, -1 की घात 1 + 2 M12, मतलब कि M12 B और ये माइनस B आ गया। अगला करेंगे A21 क्या है, A21 का मान B, तो ये आया B। इसके लिए क्या करना, A21 बराबर कितना, A21 इसको इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ूंगा मतलब C आ जाएगा, तो ये आ गया C। आगे A21 निकालूंगा, A21 मतलब -1 की घात 2 + 1 और साथ में M21, ये प्लस माइनस में मतलब इसकी वजह से माइनस रहेगा, तो ये -M21 का मान C, -C आ गया। फिर उसके बाद में A22 का मान कितना है, D है, ठीक है। तो D के लिए क्या आएगा, D के लिए पहले निकालूंगा M22, उसके बाद में निकालूंगा A22। M22 क्या आएगा, A आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, ये आएगा -1 की घात 2 + 2 और साथ में M22, इसका मतलब प्लस में हो जाएगा और A ही आएगा। ये लीजिए, ये भी कंप्लीट हो गया। ये इसका उपसारणिक सहखंड, उपसारणिक सहखंड, उपसारणिक सहखंड और उपसारणिक सहखंड, फर्स्ट वाले के दोनों पार्ट हो गए, ठीक है ना। मैं साइड में हो जाता हूँ बिल्कुल यहीं पे, आप नोट भी कर लो और चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं इसको मिटा करके थर्ड वाला जो सेकंड जो है उसको करता हूँ। अच्छा, सेकंड के लिए एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि ये वाला आप होमवर्क में कर लेना, क्योंकि देखो इसमें सारे के सारे ज़्यादातर अवयव क्या 0 दिख रहे हैं, तो इसको सॉल्व करना आपके लिए ईजी भी रहेगा। ये आप करोगे। सेकंड जो है वो मैं अभी आपको यहाँ पर करवा देता हूँ। इसको मिटाता हूँ और यहीं पे अपन सेकंड कर लेते हैं। देखिए सेकंड में भी सेकंड, एक 3 इसको आराम से करेंगे। A11 क्या है, A11 है 1, ठीक है ना। अब इसका पहले निकालता हूं उपसारणिक। उपसारणिक क्या आएगा, उपसारणिक 1 की पंक्ति को स्तंभ को छोड़ना, 5 - 1 1 2, 5 - 1 1 2, तो ये आ गया 5 दूनी 10, ठीक है ना। माइनस प्लस हो गया 1 11, ये तो आ गया इसका उपसारणिक, जिसको अपन क्या बोल रहे थे, M11 लिखा नहीं मैंने, ठीक है। तो इधर लिख देता हूँ मैं, इधर ही एडजस्ट करना पड़ेगा, ये देखो इधर लिख देता हूँ मैं। उपसारणिक M11 और इसका सहखंड मतलब कि A11 जो होगा -1 की घात 1 + 1 और M11, मतलब ये प्लस में हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, मतलब कि ये साइन जो है प्लस हो जाएगा और M11 11 ही आ जाएगा। ये लो फर्स्ट अवयव हो गया। A12 कौन है, 0 है, 0, इसका निकालता हूँ पहले उपसारणिक। उपसारणिक क्या, M12 मतलब कि इसके स्तंभ को पंक्ति को छोड़ देना, 3 0 - 1 2, 3 0 - 1 2, सॉल्व करो, 3 दूनी 6, आगे 0 ही हो गया, सीधा 6 आ गया इसका। ये आ गया M12। सहखंड निकाल लेते हैं, सहखंड A12 क्या आएगा, -1 की घात 1 + 2 साथ में 6, तो 1 2 3 हो गए, इसलिए -6 आ गया, ठीक है। अब देखो उपसारणिक सहखंड आपको इस तरीके से ये करना होगा। तो A13 निकाल देता हूँ मैं। A13 क्या है, 4 है, इसके लिए M13 निकाल रहा हूँ। M13 क्या है, मतलब कि ये पंक्ति स्तंभ छोड़ना, 3 एकम 3 -0 मतलब कि 3 आ गया। और A13 निकालूंगा तो -1 की घात 1 + 3 और साथ में A13। अब A13 के साथ में M13
ये तो 3, 1 + 3 4 हो गया, मतलब कि प्लस में आएगा, ये 3 ही आएगा। देख लो साइन चेंज हो रहा है, एक बार हो रहा है एक बार नहीं हो रहा है। 11 11 सेम रहा, साइन चेंज नहीं हुआ। 6 - 6 साइन चेंज हो गया। 3 3 साइन चेंज नहीं हुआ। 1 3 की बात कर ली। A3 A21 की बात करता हूँ। A21 कौन है? A21 है 3। इसके लिए M21 निकलूंगा, इस स्तंभ पंक्ति को छोड़ देना। 0 4 1 2 0 4 1 2, ठीक है। ये तो 0 हो गया, -4 आ गया सीधा सीधा। अब क्या करूँगा? A 2 1 निकालूंगा, -1 की घात 2 + 1 हो जाएगा। इधर M 2 1 आ जाएगा, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, इसलिए इसका साइन चेंज होगा। तो ये -4 + 4 में बदल जाएगा। ये लो, ठीक है। ये अपन ने काफ़ी कुछ तो निकाल लिए। 2 1 तक हो गए। 2 2 इधर देख लो। A2 2 कैमरे में बरोबर दिख रहा है क्या? साथ में नोट भी करते जाना, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी दिख रहा है। A2 2 देखो, A2 जो है वो A2 मतलब कि 5, ठीक है ना, बराबर है 5। इसके लिए M2 वो होगा 1 4 0 2, 1 4 0 2, ये 0 हो गया, मतलब कि 2। और A2 क्या होगा? तो A2 होगा 2 ही रहेगा। आगे A2 3 निकाल रहा हूँ। A2 3 मतलब -1 वाला ले रहे हैं अपन, ये -1, तो इसके लिए उपसारणिक M2 3, तो ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ देना। 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है ना। इसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। अब A2 3 भी निकालना, साइन चेंज हो जाएगा, -1 हो जाएगा। A3 1 निकालिए, तो A3 1 कितना है? A3 1 तो 0 है। इसके लिए उपसारणिक का मान निकालूंगा, वो हो जाएगा M3 1। और M3 1 कितना? M3 1 को देखो 0 वाला, उसको छोड़ देना, मतलब उसकी स्तंभ और पंक्ति को छोड़ देना। 0 4 5 0 4 5 -1, ठीक है। ये हो गया 0 और ये हो गया 5 चौक 20, माइनस के 20, ठीक है ना। तो A3 1 ये क्या आएगा? ये माइनस है, तो ये माइनस ही रहेगा, क्योंकि इस बार साइन चेंज नहीं होना। 3 और 1 4 हो जाएंगे। अगला देख लेना। अब मैं इसको थोड़ा और शॉर्ट में करने की कोशिश करता हूँ। 0, तो ये है मेरे पास में, 1 मिनट 3 1 तो ले लिया ना, 0 तो ले लिया, 3 2 लेना है, ठीक है ना। A3 2 कितना है? 1 है। 1, इसके लिए उपसारणिक M3 2 मतलब कि ये स्तंभ पंक्ति को छोड़ना। 1 4 3 -1, 1 4 3 और -1, ठीक है। गुणा करना, -1 4 3 12, मतलब कि आ गए -13। और A3 2 5, इसलिए क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। फिर उसके बाद में A3 3, और वो कितना? 2 है। अवयव क्या है वो? 2। M3 3 बराबर कितना? A3 3 सबसे लास्ट वाले अवयव की बात कर रहा हूँ, इसलिए ये 4 आ जाएंगे। 1 0 3 5, 1 0 3 5, ठीक है ना। ये हो गया 5 -0, मतलब कि 5, ये आया। अब क्या करना है लास्ट में? A3 3 मतलब इसका सहखंड भी निकाल लेना। सहखंड निकालूंगा तो वो 5 ही रहेगा, ठीक है ना। ये अपने आंसर्स आ गए सारे के सारे। देख लो, ये इसके सहखंड, उपसारणिक सहखंड, उपसारणिक सहखंड, उपसारणिक सहखंड, उपसारणिक सहखंड, उपसारणिक सहखंड, उपसारणिक सहखंड, इस तरीके से पूरे के पूरे चल रहे हैं। तो अपने पास में इसकी कैलकुलेशन पूरी हो गई। ये सेकंड वाला मैंने करवा दिया है। फर्स्ट जो है वो आपके होमवर्क के लिए मैंने छोड़ा है। साइड होता हूँ, जल्दी से अच्छे से नोट करना है इसको, नोट करना है इसको अच्छे से। अच्छा देखो स्टूडेंट्स, अब 4.3 स्टार्ट कर दिए। पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया है। तीसरा चौथा क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं। आप एक बार ट्राई जरूर करना इन दोनों को करने का, तीसरे और चौथे क्वेश्चन को। बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे तीसरे क्वेश्चन से। एक तो ये बात हुई स्टूडेंट। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लिंक भी दिए हैं, व्हाट्सअप, इंस्टा और फेसबुक और उस पर अगर आप जुड़ना चाहते हो। PDF आपको चाहिए तो वो भी आपको वहाँ पर अवेलेबल करवा देंगे। आपको केवल अपना क्लास और कहाँ से देख रहे हो और नाम, ये चीज़ मैसेज कर देना व्हाट्सअप के ऊपर, व्हाट्सअप नंबर है उसमें, तो आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा देंगे। अब आपने देख लिया कि देखो कंटेंट में कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शेयरिंग के अंदर कमी आ रही है। इसलिए आप इसको शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में। देखो अभी जो टाइम चल रहा है ना, ये टाइम मैं भी मानता हूँ कि अभी आपके लिए छुट्टियों का टाइम है,
ठीक है। तो आप मज़े कर रहे हो, बहुत बढ़िया, लेकिन आपको मज़े अब तक कर लेने चाहिए थे जितने आपने कर लिए। अब 12th क्लास के अंदर हो, 12वीं क्लास में हो, बोर्ड देना है आपको, केवल देना ही नहीं है, अच्छा परफॉर्म करना है वहाँ पर। इसका मतलब मार्क्स अच्छे लाने हैं। तो वापस वही है कि कंटिन्यूस अगर आपकी स्टडी चलेगी, सतत अभ्यास आपका रहेगा, तभी आप अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाओगे। अगर बीच में आपने 1-2 महीने भी पढ़ाई छोड़ दी, उसके बाद में वापस आओगे, तो वो 1-2 महीने का जो गैप जो आया, जिसमें आपकी आदत ऐसी बन गई कि हमने पढ़ाई नहीं करी, ठीक है ना। एक तो शुरू के 10-15 दिन आपको उस चीज़ को, आदत को बदलने में चल जाएंगे, और फिर वो 1-2 महीने का जो टाइम है ना, वो आपको आगे जा करके नहीं मिलने वाला वापस। इसलिए कुछ भी चले जाएगा, लेकिन वापस आ जाएगा समय के अलावा, तो समय वापस नहीं आएगा। इसलिए अभी जो है ना, ये शांति काल है एक तरीके से। आपको वो स्कूल से आप अभी फ्री हो, वेकेशंस हैं, तो आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो इस समय के अंदर। इसलिए आपको इस समय का पूरा यूज़ करना है। देखिए करना क्या है, आपके पास छुट्टियाँ, आराम से आपको एक क्लास ही तो लेनी है, उसके नोट्स ही बनाने हैं। और ऐसा आपको केमिस्ट्री में जो वैभव सर हमारे करते हैं क्लासेस, वो करना है। मतलब कि आपको क्लासेस लेनी है, नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। कोशिश करना कि मैं जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवाने वाला हूँ ना, उसके भी कुछ क्वेश्चंस आप पहले से ट्राई करके रख लो एक बार। इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा। मान लो कोई नहीं आया, तो आप उस समय थोड़ा ध्यान से देखोगे, वरना आप क्या करते, उसको देखते फिर आप बाद में ट्राई करते, जबकि आप साथ के साथ में उसको सॉल्व कर रहे हो। एक तो ये चीज़ हो गई। फिर प्रैक्टिस जरूर करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा मैं, ये आराम से अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।